Good morning everyone. This is सिद्धार्थ सिंह. पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर 6 अपना रनिंग पे था. पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 की तरफ आज हमको बढ़ना है. और फंक्शंस के बारे में हमने जान लिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से फंक्शन करती हैं. नेसेसिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि जो सबसे पहले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन था कि हमें राजनीतिक पार्टियों की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में. The list of functions in a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessities of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the elections will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in their locality, but no one will be responsible for how the country will be run. है ना. हमने कुछ पॉइंट्स आपने ऊपर देखे थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें हमको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. लेकिन हमको अभी भी इस सवाल पे अड़े रहना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारी डेमोक्रेसी, हमारी सत्ता किस तरह क्यों नहीं चल सकती है, उसके क्या रीज़न है. तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं. एग्ज़ाम्पल पे क्या, एग्ज़ाम्पल बाद में देखेंगे. पहले हम एक फिक्शनल देख लेते हैं. एक कल्पना कर लेते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हों तो जितने भी आपके कैंडिडेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे. हमने आपको बताया था कि कैंडिडेट्स या तो पार्टी की तरफ से लड़ते हैं या तो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव में खड़े होना. ठीक है. तो सारे उम्मीदवार जो होंगे, सारे जो कैंडिडेट्स होंगे, वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, निर्दलीय होंगे. और इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदा करने की स्थिति में नहीं होगा. जब सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं तो वो क्या ही नेशन वाइज चुनावी वायदा करेंगे. भाई अगर पार्टीज़ होती हैं और उनको तो सत्ता चलानी है, पूरे देश में सत्ता चलानी है, तो वो लोगों से इस चीज़ का वादा करती हैं कि भाई हम सत्ता में आने के बाद ऐसा करेंगे, हम सत्ता में आने के बाद वैसा करेंगे. अब लेकिन हर कोई एक विधायक और सांसद के तौर पे इंडिविजुअल लड़ेगा और उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सत्ता किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी. तो वो अपने लोकेलिटी के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ रहा है. तो आपको कोई एक प्रॉपर मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए आपको कोई भी वादा इनकी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. सरकार बन जाएगी, लेकिन जो इसकी उपयोगिता है वो संदिग्ध रहेगी. जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपने जहाँ से वो जीते हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका, जो उसके लिए जिन्होंने वादे किए हैं वो उनके लिए काम करेंगे और वो उनके लिए जवाबदेह रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे. लेकिन देश कैसे चलेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, सबके सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे. तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे तो आपस में उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, है ना. भाई अगर एक कोई पार्टी फॉर्म होती है, मान के चलिए आपने कोई पार्टी फॉर्म की है, आपने उसका नाम बीजेपी रख दिया है. बीजेपी में आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपके पास कैंडिडेट्स उनके पास रहेंगे. उनके पास कार्यकारिणी सदस्य रहते हैं, उनके पास एक पूरा खाका तैयार करके रखा जाता है कि किस तरह से आपका काम करना है, किस तरह से सरकार चलानी है, किस तरह से देश चलेगा. तो ये सारी चीज़ें बिना पार्टियों की नहीं हो पाती हैं. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई looking at the non-party based election to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the villages gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिस्टम है उसके आधार पर होने वाले जो चुनाव हैं
जैसे आपका जो पंचायत का चुनाव होता है गांव वगैरह में, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी नहीं होती हैं, सब अपने अपने खेमे से कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आपको पार्टी का सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। पंचायत चुनाव में कोई भी आपका खड़ा हो सकता है ना, पार्टी वोटी का सिस्टम उसमें नहीं होता है। कई राज्यों में ऐसा सिस्टम होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि चुनाव के होते टाइम आपका जो गांव होता है वो 2 या 3 सेक्शन में बढ़ जाता है। जैसे जैसे लोगों की विचारधारा होती है उस तरह से वो कई खेमों में बढ़ जाता है, और हर खेमा सभी पदों के लिए, पंचायत में जितने भी पद होते हैं सभी पदों के लिए, सभी पोजीशंस के लिए अपने अपने उम्मीदवार या फिर पैनल को उतारता है चुनाव लड़ने के लिए। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी देखने को मिलती है। चाहे वो देश कैसा भी हो, छोटा बड़ा विकसित विकासशील कैसा भी हो, आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि आपको एक पूरा अगर कायदे से एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लोग चाहिए होते हैं जो कि किसी एक टेबल से सारी बातों को अमल पे लाएं, है ना। अब जैसे मान के चलिए अगर इंडिपेंडेंटली 10 लोग अगर जीतते हैं और उनके बीच में ऐसी ट्यूनिंग नहीं है कि भाई उनमें से डायरेक्टर कौन है या फिर सचिव कौन है या फिर ट्रेजरी कौन है और बाकी सदस्य इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन है, तो ये 10 के 10 सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे। भाई प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, रेलवे मैं देखूंगा, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले से तय करना होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था बनाई जाती है, एक संगठित संस्था बनाई जाती है जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन उनके फिक्स होते हैं कि भाई जो पार्टी के टॉप पैनल्स होंगे, टॉप लीडर्स होंगे, जो काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनकी अच्छी पहुंच होगी पार्टी में, वही लोग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, वही लोग डिसाइड करेंगे कि सत्ता में आने के बाद कौन क्या बनेगा, क्या कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द emergence of representative democracies. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed mechanism to support or retrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are the necessary condition for a democracy. राजनीतिक दलों का उदय, राजनीतिक दलों का आपका जो उदय है वो प्रतिनिधित्व पे आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभार से जुड़ा हुआ है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सेटअप चलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सेटअप के बहुत सारे मायने हैं और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उसकी ज़रूरतें बहुत सारी वजहों से होती है। हम काफ़ी इस चीज़ में पढ़ चुके हैं कि जो बड़े समाज होते हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जब समाज बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग जगहों से आए जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक साथ होते हैं और एक साथ होकर वो सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, उनको रोकने के लिए, अपोज करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनकी नीतियों को बनवाने के लिए और नीतियों का समर्थन और विरोध करने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यही लोग आपका सरकार की मशीनरी के तौर पे काम करते हैं, एक पार्टी की मशीनरी के तौर पे काम करते हैं। हर एक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। जैसे इसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं, कैटेगराइज दीज फोटोग्राफ्स बाय द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे इलस्ट्रेट एंड फाइंड वन फोटोग्राफ। हो गया ये सब छोड़िए। आपका ये 3 फ़ोटो दिख रही है। एक में महिलाएं सिलेंडर सिर पे रखी हुई हैं और एक गले में प्याज पहनी हुई हैं। एक जगह ये शायद चेक वगैरह दे रहे हैं और ये एक आपका विरोध चल रहा है उड़ीसा का।
पहला है एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइस ऑफ ओनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का इंसिडेंट है। यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे देखिए सरकार आपकी चल रही है, ठीक है, सरकार आपकी कोई भी चल रही है, मान लीजिए उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार होगी तभी आपका बीजेपी वाले अपोज कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तो इस टाइम पे प्याज आपका 100 रुपये किलो थी, है ना, नॉन सीजन में प्याज आपकी 100 रुपये किलो पहुंच जाना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, बीजेपी ही पॉलिटिकल पार्टी है और बीजेपी की ही पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है, सरकार बनाने का काम भी बीजेपी का है, ठीक है, जब ये जीतेंगे तब। तो ये जो महिला एक्टिविस्ट हैं महिला मोर्चा की, ये इस चीज़ का विरोध कर रही हैं कि आपके सिलेंडर के प्राइजेस हाइक हैं और जो ऑनियंस हैं उसके प्राइस हाइक हैं। अब ये देखिए जनता को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कौन हमारे लिए क्या कह रहा है, लोग हमारे लिए कितने चिंतित हैं और लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, लोग सरकार हमारी भावनाओं को समझ रही है कि नहीं समझ रही है। अब देखिए पावर में आने के बाद और पावर में ना आने के बाद का अंतर आप समझिए कि यही बीजेपी की गवर्नमेंट आज आपका शासन में है और ये एलपीजी का हाइक की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे एलपीजी का सिलेंडर आपका ब्लैक में 800 का मिल जाता था, 800 में आपका सिलेंडर ब्लैक में मिल जाता था और वैसे ख़रीदने जाएंगे तो 300, 350, 400 का सिलेंडर आपका मिल जाता था, है ना। आज के टाइम पे आप लीगल तौर पे अगर आप सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो आपको 900 का सिलेंडर पड़ेगा, 850 मान लीजिए, 800-900 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो लीगल तौर पे अगर आप सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो वो सिलेंडर आपको 900 को पड़ जाएगा, ठीक है। आप अगर पेट्रोल्स की बात करें तो पेट्रोल इस समय 111 तकरीबन 70 पैसों पे टिका हुआ है। डीजल आपका 100 की सेंचुरी मार चुका है। प्याज ओज की तो बात ही ना करें, वो तो समय समय पर हाइक होते ही रहते हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कभी कभी उनका रवैया दोहरा हो जाता है। जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो वो सारी चीज़ों का अपोज करते हैं कि भाई आपने पेट्रोल का रेट बढ़ा के रखा है, आपने ये बढ़ा के रखा है, वो बढ़ा के रखा है। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो वो खुद थूक की चाट लेने वाला काम करते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका अपोज करती हैं नीतियों को, उसका सपोर्ट भी करती हैं कभी कभी अगर नीति अच्छी है तो, और वो क्रिटिसिज्म वगैरह करती हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये आपका प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं। सेकंड है आपका मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 लाख चेक to the families of whose victims in their houses। जो जहरीली शराब पी के जो लोग ख़त्म हुए हैं उनकी फैमिली को, जो एक मंत्री हैं, उनके परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये चेक देने वाला काम हो रहा है, ये चेक देने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड है आपका, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये activists of CPI, OGP and JD take out a rally in Bhubaneswar to protest against POSCO, the Korean steel company, for being permitted by the state government to export iron ore from Odisha to feed steel plants in China and Korea। कोरिया कंपनी है, उसको परमिशन दे दी गई है कि आप उड़ीसा से आपका आयरन ओर वगैरह निकाल के जा सकते हैं, लोहा वगैरह, स्टील वगैरह निकाल के ले जाइए और बाहर के देशों में आप एक्सपोर्ट करिए। तो इसके लिए अलग अलग जो वेरियस पार्टीज़ हैं वो साथ में मिल के इस चीज़ को अपोज़ कर रही हैं। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको अपोज़ कर रही हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं और आप यहाँ का जो रिसोर्सेज है उसको आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो घर का सामान बेच के कभी भी लोगों को भला नहीं हो पाता है, ये बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपोज़ किया जा रहा है। तो ये भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। तो हमने जो पढ़ा था, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका प्रेशर ग्रुप का काम कर रही हैं। ये जो रैली निकाली जा रही है, इससे ये जताया जा रहा है कि लोगों का अटेंशन खींचा जा रहा है। सबसे पहली बात कि जनता का जुड़ाव हो सके, अटेंशन खींचा जा रहा है और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो आप ये कर रहे हैं ये चीज़ ठीक नहीं है और आप इसको बंद करिए। तो प्रेशर ग्रुप का काम भी ये सरकारी विभाग वाले, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले करते हैं। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने राजनीतिक दल आपके होने चाहिए हमारे पास, उसके बारे में। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्मल सेंस देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। More than 750 parties are registered with the Election Commission of India, but not all these parties are serious
contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So the question then is, how many major of or effective parties are good for the democracy? अपनी डेमोक्रेसी में सीन ये है कि कोई भी व्यक्ति हम और आप चाहें, आप 10, 50, 25 लोग को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसको हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके रजिस्टर्ड करवा लें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, तो हम और आप में से कोई भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टी को बना सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास तकरीबन 750 मोर देन 750 ऐसी पार्टीज़ के नाम रजिस्टर्ड हैं। भारत में तकरीबन 750 से ज़्यादा भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास में। ठीक है, लेकिन ये जो सारी पार्टीज़ हैं, ये सारी पार्टीज़ आपकी हमेशा एक्टिव नहीं रहती हैं। ठीक है, इनके इतने गट्स नहीं होते हैं कि ये किसी बड़े चुनाव में हाथ आजमा सकें। ठीक है, ये लोकल एरियाज़ पे 1-2 टिकट में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और ये 1-2 टिकट जीत भी जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, अब 750 पार्टीज़ हैं तो पता नहीं कितनी पार्टीज़ होंगी, कितनों के नाम आदमी जानता भी नहीं है। कुछ मेन फेमस पार्टीज़ हैं जो कि पावरफुल हैं और वही चुनाव की रेस में आगे रहती हैं, वही आपस में लड़ती भिड़ती रहती हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, और बाकी पार्टियां इनका सपोर्ट करती हैं अक्सर। जैसे आपका आज सुबह जो बात की गई थी एनडीए की और यूपीए की, एनडीए और यूपीए की जो बात की गई थी, एनडीए आपका एक पार्टीज़ का ग्रुप है, यूपीए भी आपका पार्टीज़ का ग्रुप है। इसमें आपका बीजेपी लीड में रहती है और यूपीए में आपका कांग्रेस लीड में रहती है और बाकी पार्टियां इनके समर्थन पे रहती हैं। जो छोटी बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50 कैंडिडेट्स के साथ में इनके साथ जुड़ जाती हैं और समर्थन इनको देती रहती हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में कितनी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए इसको हम देख लेते हैं। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party system. In class 9th, we noticed that in China, only the Communist Party is allowed to rule. Although legally speaking, people are free to form political parties. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one-party system as a good option because this is not a democratic option. Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for competing parties to come to power. जो आपका ये बताया गया है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लेते हैं, डेमोक्रेसी में अगर आपकी सिंगल पार्टी है तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप का आपका कहलाएगा ही नहीं। यहाँ पे कम से कम 2 या 3 पार्टीज ऐसी होनी चाहिए जो आपस में लड़ें। जब कंपटीशन आपका ज़्यादा होता है तो रिज़ल्ट हमारे पास बेहतर निकल के आता है ना। अब मान के चलो कोई एक कैंडिडेट, एक पार्टी है या दूसरी पार्टी है, अब सीधी सी बात है इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई जीतेगा, है ना। अगर एक पार्टी है तो वो तो मान के चलो डेमोक्रेटिक सेटअप है ही नहीं है। 2 पार्टी है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन आपका बना रहता है। एक पार्टी कहती है कि ठीक है हम आपके लिए बिजली सस्ती कर देंगे, दूसरा कहता है हम बिजली के साथ पानी भी सस्ता कर देंगे। अब अगर उसके बाद एक पार्टी और निकल के आ जाती है, अब ये कुछ ही मुद्दे उठा के रखें, अब एक पार्टी कोई और उभर के आ जाती है, वो कहती है हम आपके लिए डाटा प्लान को भी सस्ता कर देंगे, हम आपके लिए ट्रैवल भी सस्ता कर देंगे, हम आपके लिए फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी आपके लिए बढ़ा देंगे, हम ट्रेन्स का जो किराया है, जो चार्ज, हम उसको भी कम कर देंगे। अब जो बाकी की पहले की एक और दूसरी पार्टी हैं, अब वो उनका तो होश उड़ जाएगा, भाई हम तो सिर्फ बिजली और पानी पे लोगों को फंसा के रखते थे, अब ये तीसरा आ गया है कॉम्पिटिटिव हमारा बन के और ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है लोगों को, तो सीधी सी बात है लोग उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, लोग उसकी तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे कि भाई अगर ये बंदा हमको तो रोटी कपड़ा मकान के लिए दोनों पार्टी फंसा के रखती थी, अब ये बंदा हमको तो बेसिक कमोडिटीज़ के साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शंस भी हमको दे रहा है। तो अगर 3-4 पार्टीज़ आपकी हैं, 3-4-5 पार्टीज़ हैं, मेन पार्टीज़ हैं, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है चुनाव में। और अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जब आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे तो आप उसमें
चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे चाइना का एग्जांपल दिया गया, चाइना में आपका सबको पता है कि वहाँ पे कहने को आपका चुनाव वगैरह होता है, लेकिन वो होता नहीं है चुनाव जैसा, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का देश है और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही एक इकलौती पार्टी है जो चुनाव लड़ सकती है और वही चुनाव जीतती है। अभी आपने सुना होगा कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसको आजीवन उसने घोषित कर दिया है कि वो आजीवन वहाँ का प्रेसिडेंट रहेगा, जब तक वो जिएगा तब तक प्रेसिडेंट रहेगा। तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी बची होगी, वो सबकी सब उसका ध्वस्त हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चाइना में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते हैं या आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, आप चुनाव के लिए पर्चा ही भर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम है, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऑप्शन देता ही नहीं है। वो स्वाभाविक सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही पूरा देश है और कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे शासन करेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप समझ गए कि कैसा आपका सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, several more other parties may exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two-party system. The United States of America and the United Kingdom are example of two-party system. इसमें बताया जा रहा है कि कई देशों में सिस्टम आपका होता है कि वहाँ पे जो दो दल होते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उन्हीं के बीच में पावर्स जो रहती हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। 5 साल के लिए अगर कांग्रेस बन गई भारत में, अगले 5 साल के लिए बीजेपी बन जाएगी, फिर अगले 5 साल के लिए अभी बीजेपी बनी हुई है, हो सकता है अगले जब चुनाव होगा 2024 में, हो सकता है बीजेपी हार जाए, कांग्रेस बन जाए। तो अपने यहाँ भी जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के आपका सिस्टम होता है, वहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में सत्ता आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है और बाकी जो पार्टीज़ होती हैं कुछ सीटें वो भी जीतती हैं। ऐसा नहीं है, अगर 500 सीटें हैं, ज़रूरी नहीं है कि 250 सीटें कांग्रेस जीत गई तो 250 सीटें बीजेपी जीत गई। कई अदर पार्टीज़ भी होती हैं, कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो 10, 5, 50 सीटें भी जीतते हैं और वो सपोर्ट कर देते हैं इन्हीं दो पार्टियों के बीच में। ठीक है, अगर मान के चलिए शिवसेना है तो शिवसेना एक समय पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। इसी तरह से बिहार में आपका नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसको शायद जदयू कहते हैं, में भी जदयू ही कहते हैं, जेडीयू कहते हैं, वो भी एक समय पे एनडीए की सपोर्टर थी, बीजेपी की सपोर्टर थी। इसी तरह से आपका जो तृणमूल कांग्रेस है वो कांग्रेस सपोर्ट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, डीएमके है आपकी वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो पार्टीज़ होती हैं वो मेनली दो बड़ी पार्टीज़ को अपना अपना समर्थन देती हैं और दो ही मुख्य पार्टीज़ होती हैं अपने भारत में, तो बीजेपी है और एक कांग्रेस है। इन्हीं के बीच में सत्ता आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टू पार्टी सिस्टम। ओके, इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. Thus in India we have a multi-party system. In this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. एक हमने पढ़ लिया एक दलीय वाला सिस्टम कि किस तरह से आपको चुनाव होता है, एक आपने टू सिस्टम पार्टी आपने पढ़ ली। अब सिस्टम पढ़ लेते हैं अपन गठबंधन की सरकार, जिसको हम खिचड़ी की सरकार भी कहते हैं। ठीक है, खिचड़ी में आपका सब कुछ डाल देते हैं ना, दाल रहता है, चावल रहता है, सब्जी पड़ जाती है, मसाला पड़ जाता है और 3, 4, 5 चीज़ पड़ जाती है।
इसी तरह से हम आज खिचड़ी की सरकार की बात करेंगे। इसमें कई सारी पार्टीज़ होती हैं। जैसे मान के चलिए आपकी 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, ठीक है, 2 बड़ी पार्टीज़ हैं और वो चुनाव के लिए कम्पीट कर रही हैं। साथ में और भी कई सारी पार्टीज़ हैं, वो भी चुनाव में कम्पीट कर रही हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं दोनों को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, उनको बहुमत नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं उनके बीच में भी आपकी वोट्स वगैरह बढ़ जाती है, सीट्स वगैरह बढ़ जाती है, वो भी कई सारी सीट्स को जीत लेते हैं। तब क्या होता है? तब होता ये है कि आपस में लोग गठबंधन की बात करते हैं। जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं वो बात करती हैं कि भाई आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, आप हमसे गठबंधन कर लीजिए और हम लोग मिलकर सरकार बना लेंगे। अब जो 10, 15, 20, 25 सीट जीते रहते हैं, छोटे छोटे दल होते हैं, उनकी भी डिमांड्स होती हैं कि भाई हमारे तरफ से इनको मंत्री बना दो, हमारे तरफ से हमको ये वाला डिपार्टमेंट चाहिए, हमको रेलवे चाहिए, हमको कोल मंत्रालय चाहिए, हमको होम मिनिस्ट्री चाहिए। तो आगे चल के नेगोशिएशन होता है और फिर ये कोलाइजन वाली सरकार बन जाती है, गठबंधन वाली सरकार बन जाती है। अलग अलग पार्टीज वाले आपस में मिलते हैं और लोग खिचड़ी की सरकार को बनाते हैं, मतलब ये कोलाइजन वाली सरकार बनती है, गठबंधन वाली, ठीक है। 2004 का एग्जांपल दिया गया है। पार्लियामेंट का जब आपका इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें 3 पार्टीज मिलकर मतलब सरकार बनाई थी। एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था और एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था और एक लेफ्ट फ्रंट था। लेफ्ट फ्रंट तो हम वामपंथ भी कहते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। आपकी जो गठबंधन वाली सरकार होती है वो बहुत चल नहीं पाती है, उसमें सभी के मन का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर सरकार चाहे कि कोई बेहतर डिसीजन ले सके, जिसके पास जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, वो अगर चाहे कि हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें, तो कई विचारधाराओं की पार्टियों के साथ मिलकर आपने गठबंधन किया है, तो वो लोग अगर सहमत नहीं होंगे तो आप वो बिल संसद में पास नहीं करा पाएंगे। तो ये जो सरकार होती है इस तरह की, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time, depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. So system is ideal for all countries and all situations. इसमें से कौन सा सिस्टम बेहतर होगा, ये सवाल पूछना जायज़ भी है, लोग इस सवाल को पूछते भी हैं। तो इसका सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। जो आपकी पार्टीज़ का सिस्टम है उसका चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है। ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है, ये लंबे समय का कामकाज है और ये धीरे धीरे खुद ही विकसित होता है, डेवलप होता है। इसमें समाज की प्रकृति, समाज का नेचर, सोसाइटी का नेचर और पॉलिटिकल डिवीज़न या राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इसका कारण ये है कि 2-3 पार्टियां इस इतने बड़े देश को सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। हर देश और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं है। जैसे आपका USA में और यूनाइटेड किंगडम वगैरह में आपका 2 पार्टी सिस्टम चलता है, वैसा ज़रूरी नहीं है अपने देश में, क्योंकि देखिए अपना देश बहुत बड़ा है, अपना देश बड़ा है और हालांकि अमेरिका से बड़ा नहीं है, लेकिन जनता की अगर बात करें तो अमेरिका से 4-5 गुना ज़्यादा जनता है अपने पास। तो सोशल डाइवर्सिटीज़ वगैरह हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास भौगोलिक स्थितियाँ बहुत सारी बदली हुई हैं। तो किसी एक पार्टी के हाथ में, कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टी के हाथ में, 2 पार्टी के हाथ में पूरे देश की सारी डाइवर्सिटीज़ को संभाल पाना, सारी वैरायटीज़ को संभाल पाना लोगों के हाथ में नहीं है। जैसे दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति या मध्य प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं को कैसे समझेगा, वहाँ की परिस्थितियों को कैसे समझेगा? तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की अलग पार्टी होती है, वो दिल्ली आती है चुनाव जीतने के बाद
और दिल्ली में बैठे हुए लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग दोनों मिल के आपस में चर्चा करके अपनी ट्यूनिंग को बेहतर करते हैं, है ना, और कोलाइजन करते हैं। तो हर देश का अपना अपना अलग अलग सिस्टम वेरी करता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।